एक मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें और सोचें कि आपने किसी ऐसे बंदे को मारा है जिसने इंसानों के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म किए थे और इसके बदले में आपको खूब सारा पैसा और शोहरत मिली और आप अपने मुल्क के हीरो बन गए। लोग आपकी बहादुरी के किस्से सुनाने लगे और आपकी कहानी न्यूज़पेपर और किताबों में छपने लगी और पूरे 30 सालों तक आपने इस शोहरत का मजा उठाया। मगर इसके 30 साल के बाद अचानक से आपको खबर मिलती है कि जिस आदमी को मारकर आपने शोहरत कमाई थी वो तो असल में मरा ही नहीं है। तो आपके ऊपर क्या बीतेगी, आपकी शोहरत का क्या होगा जब ये कहानी लोगों के सामने आएगी। ऐसा ही कुछ आज की कहानी में हम आपको बताने वाले हैं। दरअसल ये कहानी 3 मोसाद एजेंट्स की है जो इजराइल की खुफिया एजेंसी के सिपाही थे, जिनमें शामिल हैं स्टीफन, रीचल और डेविड। कहानी के मुताबिक इनको साल 1965 में एक खुफिया मिशन पर भेजा जाता है। इनका मिशन था जर्मनी में बैठे डॉक्टर डीटर वुगर को पकड़कर इजराइल के हवाले करना। दरअसल डॉक्टर वुगर एक नाजी मुजरिम था, यानी वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान वो जर्मनी के लिए काम कर रहा था। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इजराइल के बहुत सारे सिपाही जर्मनी में कैद हो जाते हैं और डॉक्टर वुगर उनके ऊपर बहुत ही खतरनाक एक्सपेरिमेंट करता रहा, जिसमें बहुत सारे इजरायली सिपाही मर जाते हैं और बहुत सारे मर्द और औरतों के चेहरे खराब हो जाते हैं। और इसी वजह से मोसाद पिछले 20 से 25 सालों से डॉक्टर वुगर को ढूंढ रही थी ताकि उसके बारे में दुनिया को बताया जा सके और उसको सजा दी जा सके। लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी वुगर का पता लगाना मुश्किल साबित हो रहा था और इसीलिए इन 3 मोसाद एजेंट्स को जर्मनी में भेजा जाता है। ये वहाँ बर्लिन में अपने रहने के लिए एक अपार्टमेंट किराए पर लेते हैं। ये लोग वहाँ एक फैमिली मेंबर की तरह रह रहे थे और आम लोगों की तरह बर्ताव करते थे ताकि इनके मिशन के बारे में किसी को पता न चल सके। लेकिन अंदर ही अंदर ये खुफिया प्लान भी बना रहे थे। जब वो वुगर के बारे में रिसर्च कर रहे होते हैं तो इसी दौरान रीचल के सामने इस केस से जुड़ी कुछ फोटो आती है जो डॉक्टर वुगर के एक्सपेरिमेंट का नतीजा थी और रीचल इनको देखकर काफी इमोशनल हो जाती है। और अभी तक इन्होंने ये पता लगा लिया था कि डॉक्टर वुगर इस वक्त कहाँ रहता है। वो ईस्ट बर्लिन में एक छोटे से क्लिनिक के ऊपर बच्चों का डॉक्टर बनकर बैठा था और सुकून की जिंदगी गुजारने की कोशिश में था। लेकिन वो इस बात से अनजान था कि अगले कुछ ही दिनों में वो एक साजिश का शिकार होने वाला। ये लोग प्लान बनाते हैं कि रीचल एक पेशेंट बनकर डॉक्टर वुगर के पास जाएगी और उसके बारे में मजीद जानकारी निकालेगी। मगर रीचल इस मिशन को लेकर काफी डरी हुई थी। इसके बावजूद भी रीचल एक पेशेंट के रूप में डॉक्टर वुगर के क्लिनिक पर पहुंच जाती। डॉक्टर वुगर इससे कुछ बातें वगैरह पूछता है और इसका चेकअप करता है। मगर इसी दौरान रीचल अपने गले में पहनी एक चेन जैसी डिवाइस से वुगर की कुछ फोटो वगैरह ले लेती है। वुगर उससे पूछता है कि तुम्हारी जुबान हमारे जैसी नहीं है, तुम कहाँ से हो? और रीचल उससे झूठ बोल देती है और कहती है कि मैं अर्जेंटीना से हूँ और हम हाल ही में यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं। इसके बाद रीचल वापस आती है और वो डिवाइस डेविड के हाथ में दे देती है। इसके बाद ये वुगर को पकड़ने के लिए तरह तरह के प्लान बनाते रहते हैं और इसके ऊपर कड़ी नजर रखते हैं। अब वुगर को पकड़ना तो मुश्किल था ही, लेकिन इससे भी ज्यादा मुश्किल ये था कि उसको बर्लिन से बाहर कैसे निकाला जाएगा। फिर ये लोग प्लान बनाते हैं कि हम वेस्ट बर्लिन जाने वाली ट्रेन का इस्तेमाल करते हुए वुगर को यहाँ से निकालेंगे। दरअसल वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बर्लिन 2 हिस्सों में बढ़ चुका था, यानी ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन। ईस्ट बर्लिन को सोवियत यूनियन कंट्रोल करती थी और वेस्ट बर्लिन अमेरिका, यूके और फ्रांस के कंट्रोल में था। अब क्योंकि डॉक्टर वुगर ईस्ट बर्लिन में था, इसीलिए इसको ईस्ट बर्लिन के एयरपोर्ट से ले जाना बहुत मुश्किल था। अब जरूरी था कि इसको पहले वेस्ट बर्लिन ले जाया जाए और वहाँ से अमेरिकन की मदद लेकर इसको इजराइल भेजा जाएगा। यहाँ पर बर्लिन का बंटवारा इनको फायदा देता है। दरअसल जब ये 2 हिस्से अलग हो रहे थे तो इनके दरमियान में एक दीवार बनाई गई थी और जब ये दीवार बनी थी तो वेस्ट बर्लिन जाने वाली ट्रेन के कुछ स्टेशन ईस्ट बर्लिन में ही रह गए थे, जिसकी वजह से जब भी ट्रेन गुजरती थी तो उसको ईस्ट बर्लिन से होकर ही वेस्ट में दाखिल होना होता था। ये लोग अमेरिकन के साथ मिलकर प्लान बनाते हैं कि जब वेस्ट बर्लिन जाने वाली ट्रेन ईस्ट बर्लिन के स्टेशन पर रुकेगी तो इसी दौरान हम किसी न किसी तरीके से वुगर को इस ट्रेन में बंद कर लेंगे। अमेरिकन के साथ मिलकर ये ट्रेन के कुछ बॉक्स खाली करवा लेते हैं ताकि वुगर को आसानी से ट्रेन में बंद किया जा सके। और फिर वेस्ट बर्लिन में पहुंचते ही हमारे लिए एक गाड़ी तैयार होगी जो हमें सीधा टेम्पल हॉफ एयरबेस तक ले जाएगी और फिर हम वुगर को लेकर इजराइल की तरफ रवाना हो जाएंगे। अब उनकी आगे की तैयारियां तो हो चुकी थी, लेकिन डॉक्टर वुगर को पकड़ना बाकी था। रीचल अपनी दूसरी अपॉइंटमेंट के मुताबिक दोबारा से वुगर के पास जाती है। इसी दौरान वुगर उससे पूछता है कि तुम्हें मेरे बारे में किसने बताया, लेकिन रीचल यहाँ पर झूठ बोल देती है और कहती है कि मुझे डॉक्टर आइजनबर्ग ने आपके बारे में बताया है। और डॉक्टर वुगर उससे कुछ बातें और सवाल पूछता है। कुछ देर के लिए ये लोग आपस में बातचीत करते रहते हैं। रीचल अपने बारे में बताती है कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान मेरी माँ का इंतकाल हो गया था और फिर रीचल वहाँ से चली जाती है। और फिर स्टीफन एक गाड़ी में बैठा होता है और तभी एक आदमी आता है और स्टीफन के हाथ में कुछ पेपर दे जाता है। इसके बाद स्टीफन घर वापस आता है और वो कहता है कि हमें हरी झंडी दे दी गई है और परसों हम डॉक्टर वुगर के ऊपर अटैक करने वाले हैं। इसके बाद ये 1-2 दिन तक आपस में खेल मस्ती करते हैं और प्लान के
मुताबिक आज इनको वुगल को पकड़ना था। पहले की तरह एक बार फिर से रिचल वुगल के क्लिनिक पर जाती है और डॉक्टर वुगल फिर से कुछ बातें वगैरह कर रहा होता है और इसी दौरान रिचल नशे से भरा इंजेक्शन वुगल की गर्दन में इंजेक्ट कर देती है और चिल्लाने लगती है और आसपास के लोगों से मदद मांगने लगती है। वुगल की वाइफ भागती भागती अंदर आती है और रिचल उसे कहती है कि न जाने क्यों ये नीचे गिर पड़े हैं, जल्दी से तुम इमरजेंसी फोन करो। वो लेडी इमरजेंसी फोन करने लगती है और स्टीफन इंटरसेप्शन करके वो कॉल सुन लेता है, जिसकी वजह से कॉल इमरजेंसी पहुंच ही नहीं पाती। ये लोग पहले से ही एम्बुलेंस और मेडिकल स्क्रब पहनकर रेडी बैठे होते हैं और ये लोग तेजी से क्लिनिक की तरफ दौड़ने लगते हैं और रिचल भी जानबूझकर हलचल मचाती है ताकि उनके ऊपर कोई शक न कर सके। इसके बाद स्टीफन और डेविड वुगल के क्लिनिक पर पहुंच जाते और कहते हैं कि इन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। वुगल की वाइफ कहती है कि मैं भी साथ जाऊंगी, मगर ये लोग कहते हैं कि हम आपको साथ नहीं ले जा सकते। रिचल वुगल की वाइफ को हौसला दिलाती है और कहती है कि तुम फिक्र ना करो, अब तुम्हारा पति सही हाथों में है। लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि वुगल किडनैप हो चुका है। ये लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं और तीनों एक ही गाड़ी में शिफ्ट हो जाते हैं। अब अगला कदम वुगल को ट्रेन में चढ़ाना था, लेकिन जब ये लोग स्टेशन पर पहुंचते हैं तो ट्रेन के ऊपर चढ़ने के लिए कोई भी लीगल रास्ता नहीं खुला था। वहाँ पर पहले भी कुछ गाड़ियां वगैरह खड़ी होती हैं और ये लोग वहाँ पर अपनी गाड़ी जाकर खड़ी कर देते हैं और जैसे ही पहली ट्रेन गुजरने लगती है तो ये लोग लाइटें बंद कर देते हैं और जब दूसरी ट्रेन गुजरती है तो ये बाड़ को काटने लगते हैं, क्योंकि ट्रेन के ऊपर चढ़ने के लिए कोई भी लीगल रास्ता नहीं था। और जब ये ट्रेन गुजर जाती है तो ये रुक जाते हैं ताकि कोई इन्हें देख ना ले। इसके बाद जब तीसरी ट्रेन आती है तो ये लोग फिर से बाड़ को काटना शुरू कर देते हैं और इसी तरह 3 से 4 ट्रेनें गुजरती हैं और ये लोग बार बार बाड़ को काटते रहते हैं और अब इनको काफी सारा टाइम भी हो चुका था। इसी दौरान एक आदमी को कुछ गड़बड़ महसूस होती है और वो इनकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी रिचल पीछे से आती है और इस अनजान आदमी से माचिस मांगने लगती है और इसको बातों में उलझा देती है। रिचल कहती है कि मैं यहाँ पर काम करती हूँ और मैं रेस्ट पर हूँ और इसी दौरान वुगल भी होश में आने लगता है। जिस ट्रेन के ऊपर वुगल को चढ़ाना था अब वो ट्रेन भी यहाँ पर पहुंच जाती है। अब तक उन्होंने पूरी बाड़ को काट लिया था, लेकिन तभी वुगल होश में आ जाता है और गाड़ी का हॉर्न बजा देता है, जिसकी वजह से वहाँ मौजूद स्टाफ को शक हो जाता है कि यहाँ पर कोई गड़बड़ है। तभी एक गार्ड रिचल के पास आता है और पूछता है कि तुम कौन हो। रिचल कहती है कि मैं यहाँ पर काम करती हूँ और मैं अभी ब्रेक पर हूँ। गार्ड रिचल को कार्ड दिखाने को कहता है और तभी दूसरे गार्ड को शक हो जाता है कि इस गाड़ी में कुछ है और वो गाड़ी की तरफ बढ़ने लगता है। ये गार्ड जैसे ही गाड़ी की तरफ आता है तो वो इनका प्लान समझ जाता है। तभी स्टीफन और डेविड गार्ड के ऊपर हमला कर देते हैं। इसी दौरान स्टेशन के ऊपर अलार्म बजने लगते हैं और पूरे स्टेशन के ऊपर हलचल मच जाती है और वहाँ पर मौजूद गार्ड और इन लोगों के दरमियान काफी ज्यादा लड़ाई होती है, लेकिन किसी न किसी तरीके से ये वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद ये लोग आपस में काफी बहस करने लगते हैं और स्टीफन रिचल के ऊपर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि हमारा मिशन तुम्हारी वजह से नाकाम हुआ है, तुमने सही से वुगल को इंजेक्शन नहीं दिया होगा, अब हमारे देश की नाक नीचे हो जाएगी। डेविड कहता है कि अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा, ये है ना हमारे पास। इसके बाद ये लोग वुगल को लेकर अपने घर वापस आ जाते हैं। इन्होंने डॉक्टर वुगल को पकड़ तो लिया था, लेकिन अब ये बहुत ही बुरे तरीके से यहाँ पर फंस चुके थे और हर वक्त इन्हें ये डर सता रहा था कि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, या तो हम पकड़े जाएंगे या मारे जाएंगे। ये लोग काफी परेशान होते हैं और पीछे से फोन आता है कि हम अमेरिकन की मदद लेकर आपको यहाँ से निकालेंगे। ये लोग काफी टेंशन में थे और वुगल को भी हर हाल में जिंदा रखना था। ये वुगल को खाना खिलाते हैं, लेकिन वुगल इनके हाथ से खाना नहीं खाता और बार बार इन्हें तंग करता रहता है ताकि वो या तो इसे मार दें या छोड़ दें। फिर रिचल इसे खाना खिलाने आती है और ये खाना खा लेता है और ये रिचल से पूछता है कि मेरी वाइफ कहाँ है, क्या तुमने उसको भी किडनैप तो नहीं किया। रिचल इसे कहती है कि नहीं, वो ठीक है। तभी स्टीफन रिचल से कहता है कि तुम इससे कोई भी बात नहीं करोगी और ना ही इसकी कोई बात सुनोगी और हमारे पास 10 दिन है, 10 दिनों में अमेरिकन हमारी मदद करेंगे। और फिर रिचल वुगल की शेव कर रही होती है और वुगल उसे कहता है कि तुम मेरी कातिल हो, तुम मुझे मार देना चाहती हो तो मार दो, क्योंकि अगर तुमने मुझे उनके हाथों में दिया तो वो मुझे तड़पा तड़पा कर मारेंगे। फिर वो रिचल से कहता है कि मुझे पता है तुम लोग सिर्फ मरना जानते हो, मारना नहीं। इसके बाद काफी दिनों तक ये लोग यहाँ फंसे रहते हैं और बार बार यही सोचते रहते हैं कि यहाँ से कैसे निकलेंगे। इसके बाद जब भी रिचल वुगल को खाना खिलाने आती है तो वुगल उससे अच्छी अच्छी बातें करने लगता है ताकि उनके दिल में अपने लिए एहसास पैदा कर सके। इसके बाद स्टीफन बाहर से आता है और ये लोग पूछते हैं कि क्या बन रहा है। स्टीफन उनसे कहता है कि सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया है, अमेरिकन ने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं और वो हमारी कोई मदद नहीं करना चाहते। पुलिस हमारे चारों तरफ है और हर घर की तलाशी ले रही है। हमने एक बंदे को किडनैप कर रखा है, हम कभी भी पकड़े जा सकते हैं। तभी कोई घर का दरवाजा खटखटाने लगता है। ये लोग काफी डर जाते हैं और स्टीफन कहता है कि अगर पुलिस होगी तो मैं इसको मार दूंगा, क्योंकि ये मिशन का हिस्सा है। लेकिन वो कोई औरत होती है। डेविड कहता है कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, हम सब यहाँ से निकल जाएंगे, वो कोई नया प्लान बनाएंगे। इसी तरह कुछ दिन और भी गुजर जाते हैं और रिचल इस घर में रह रहकर तंग हो चुकी थी। वो कहती है कि मुझे बाहर जाना है, मैं ताजी हवा लेना चाहती हूँ, मेरा
दम घुट रहा है, लेकिन स्टीफन और डेविड उसको बाहर नहीं जाने देते। ये लोग कहते हैं कि गार्ड ने तुम्हारा चेहरा देखा है, वो लोग तुम्हें पहचान लेंगे। इसके बाद जब भी स्टीफन और डेविड वुगल को खाना खिलाने आते हैं तो वो इनसे अच्छी अच्छी बातें करने लगता है। वुगल बार बार डेविड की तारीफ करता रहता है और कहता है कि तुम बहुत अच्छे हो। तभी डेविड कहता है कि तुम्हें अच्छाई और बुराई का क्या पता, तुम शैतान हो, इंसान नहीं। इसके बाद वुगल डेविड से कुछ और बातें करता है और कहता है कि तुम बहुत कमजोर हो, तुम आसानी से मर जाते हो, तुम बहुत डरते हो। तभी डेविड को गुस्सा आता है और वो वुगल को मारने लगता है और ये डेविड की सबसे बड़ी गलती थी। इसी दौरान प्लेट का एक टुकड़ा टूटकर नीचे गिर जाता है। ये लड़ाई तो खत्म हो जाती है, लेकिन वुगल वो प्लेट का टुकड़ा उठा लेता है और आहिस्ता आहिस्ता रस्सी को काटना शुरू कर देता है। रीचल उसका खून साफ कर रही होती है और वो रस्सी को काटता रहता है। इसके बाद रीचल किसी काम से दूसरे रूम में जाती है और जब वो वापस आती है तो वुगल ने अपने आप को आजाद कर लिया था और वो रीचल से लड़ाई कर देता है और घर से भागने लगता है। रीचल बार बार उसे रोकने की कोशिश करती रहती है, लेकिन रोक नहीं पाती और आखिरकार वुगल इनके हाथों से निकल जाता है। ये लोग फिर भी उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब वुगल को वापस लाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो चुका था। ये लोग सोचते हैं कि अब हम क्या करेंगे, हमारे देश की नाक कट जाएगी, हमारी नौकरी चली जाएगी कि हमने एक मुजरिम को पकड़कर उसे छोड़ दिया। ये लोग काफी परेशान होते हैं और सोचते हैं कि देश के साथ साथ अपनी इज्जत भी बचानी होगी। इसी दौरान ये लोग प्लान बनाते हैं कि वुगल हमारे हाथों से भागा है, मगर ये बात मोसाद को पता नहीं है और वुगल कभी भी अपने मुंह से नहीं बताएगा कि वो भाग गया था। इसीलिए हम मोसाद से झूठ बोल देंगे कि वुगल भागने की कोशिश कर रहा था और मारा गया। इस तरह देश का नाम भी बड़ा होगा और हम भी बच जाएंगे। ये कहते हैं कि सच को साथ नहीं ले जाया जा सकता, अब वही सच होगा जो हम चाहेंगे। ये लोग एक दूसरे के साथ काफी देर तक बहस करते रहते हैं और आखिरकार ये इस फैसले पर राजी हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये तो खुद को बचाने का एक प्लान था, कहानी तो अभी शुरू हुई थी, जिसकी कीमत चुकाना इनको बहुत भारी पड़ने वाला था। ये लोग देश की सरकार से झूठ बोलते हैं कि हमने वुगल को मार दिया है, जिसकी वजह से इनको ढेर सारा पैसा और इनाम दिया जाता है। इनकी कहानी को न्यूज चैनल और अखबारों में फिल्म की तरह दिखाया जाता है। हर बंदा इनके बारे में बात करने लगता है और ये मुल्क के हीरो बन जाते हैं। और अब तक रीचल और स्टीफन की शादी भी हो चुकी थी और इनकी एक बेटी भी है जिसका नाम सारा है। फिर हम देखते हैं कि स्टीफन और रीचल एक पार्टी में होते हैं कि तभी डेविड इनको छोड़कर चला जाता है और रीचल से कहता है कि तुम भी मेरे साथ चलो, लेकिन रीचल इसके साथ जाने से इनकार कर देती है। फिर इसी तरह रातें गुजरती जाती हैं, दिन गुजरते जाते हैं और इस बात को 30 साल बीत जाते हैं। अब तक रीचल, स्टीफन और डेविड बहुत बूढ़े हो चुके थे और इनकी बेटी सारा जवान है और उसको अपनी माँ और बाप के ऊपर बहुत गर्व होता है और वो इनकी स्टोरी के ऊपर एक किताब लिखती है जिसकी काफी ज्यादा चर्चा होती है। लेकिन रीचल को हमेशा ये डर लगा रहता है कि अगर सारा को कभी हमारी हकीकत के बारे में इल्म हुआ तो क्या होगा, क्योंकि सारा अपने माँ बाप से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी। फिर हम देखते हैं कि रीचल कुछ लोगों के साथ बातचीत कर रही होती है और तभी उसके सामने डेविड आ जाता है। डेविड तकरीबन 25 साल के बाद रीचल से मिल रहा था। रीचल इससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम इतने अरसे तक कहाँ थे। डेविड कहता है कि मैं मैक्सिको में था, मैं साउथ अमेरिका, नॉर्थ अफ्रीका और पूरी दुनिया में घूमता रहा। मैं उससे ढूंढना चाहता था, अगर मुझे उसका पता चल जाता तो मैं लोगों को हकीकत बता देता और उसको सजा दिलवाता, और वो अब भी इसी कोशिश में था। रीचल उसकी बात सुनकर कहती है कि फिर हमारा क्या होता। डेविड कहता है कि अगर हम सरकार को इसकी हकीकत बताएंगे तो हमारे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा, आखिर हम कब तक झूठ बोलते रहेंगे। लेकिन रीचल इसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। वो कहती है कि शायद 25 साल पहले मैं ऐसा कर लेती, लेकिन अभी नहीं। वो कहती है कि मेरी बेटी सारा ने इसके ऊपर किताब लिखी है और उसको मुझ पर बहुत गर्व है और मैं ये गर्व तोड़ना नहीं चाहती। इसमें हमारी भी खुशियां बर्बाद हो जाएंगी और मेरी बेटी की भी। मगर डेविड बहुत परेशान था, वो इस बोझ को अपने कंधों से उतारना चाहता था, लेकिन रीचल उससे ये करने की इजाजत नहीं देती। मगर डेविड अब पूरी तरह हिम्मत हार चुका था। इसके बाद डेविड ये फैसला करता है कि वो मीडिया के जरिए सरकार और लोगों को सच बता देगा। वो एक जर्नलिस्ट से मिलता है ताकि वो न्यूज के जरिए सरकार और लोगों को बता सके। वो जर्नलिस्ट डेविड को लेने आता है और ये लोग कार की तरफ बढ़ रहे होते हैं, मगर तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। जैसे ही ये लोग रोड क्रॉस करते हैं तो इनकी गाड़ी के पीछे एक और गाड़ी खड़ी होती है और इसमें डेविड का दोस्त स्टीफन बैठा होता है। स्टीफन डेविड को देख लेता है और वो जर्नलिस्ट डेविड से पूछता है कि क्या आप ठीक तो हैं। तभी एक गाड़ी गुजरती है और डेविड उसके आगे कूद पड़ता है और अपनी जान दे देता है। इसके बाद स्टीफन रीचल को बताता है और रीचल काफी परेशान हो जाती है और रोने लगती है। तभी स्टीफन रीचल को एक वर्का देता है। स्टीफन कहता है कि ये डेविड के घर से मिला है। इस वर्के पर लिखा था कि वुगल जिंदा है और वो यूक्रेन में है। इसको देखकर रीचल टेंशन में पड़ जाती है और स्टीफन कहता है कि कोई बुरा शख्स है जो ये दावा कर रहा है कि वो डॉक्टर वुगल है और वो यूक्रेन के किसी हॉस्पिटल में बैठा है और वो अपने बारे में हकीकत बताना चाहता है।
ये कहता है कि हम नहीं जानते कि ये बूढ़ा शख्स कौन है और किस हॉस्पिटल में है, मगर यूरी नाम का एक जर्नलिस्ट इसके बारे में जानता है और वो इसका इंटरव्यू लेना चाहता है। ये लोग डेविड के बारे में सोचकर काफी परेशान थे और जानना चाहते थे कि आखिर उसने खुदकुशी क्यों की। स्टीफन रिचल से कहता है कि डेविड कल रात को तुमसे मिला था, वो तुमसे क्या कहना चाहता था, उसने कुछ न कुछ तो बताया होगा। लेकिन रिचल खामोश हो जाती है। ये लोग सोचते हैं कि शायद डेविड ने ये खबर सुनी होगी और उसने सोचा होगा कि अगर हकीकत दुनिया के सामने आई तो हम पकड़े जाएंगे, इसीलिए उसने खुदकुशी की है। मगर रिचल को सुनकर काफी दुख होता है। स्टीफन रिचल से कहता है कि मैंने उसे कहा था कि तुम उसको ढूंढो और उसका काम तमाम कर दो, लेकिन वो ये खबर सुनकर बड़बड़ा गया और इसीलिए उसने ये किया। स्टीफन रिचल से कहता है कि ये सिर्फ कहानी नहीं है, इसके पीछे कोई हकीकत छिपी है और हमें कोई न कोई कदम उठाना होगा। इससे पहले कि यूरी उस बूढ़े आदमी का इंटरव्यू ले, हमें उसे खत्म कर देना चाहिए। मगर रिचल कहती है कि मैं ये काम कैसे कर सकती हूँ, मैं इस लायक नहीं हूँ। स्टीफन इसे कहता है कि डेविड मर गया है और मैं चल नहीं सकता, ये काम तुम्हें ही करना होगा। इन दोनों के दरमियान काफी बहस होती है। स्टीफन कहता है कि तुम्हारे अलावा ये काम कोई नहीं कर सकता और तुम्हें ये करना पड़ेगा क्योंकि पिछले 30 सालों से तुम इसका फायदा उठाती आ रही हो। तभी रिचल वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। इसके बाद रिचल अपने रूम में कपड़े चेंज कर रही होती है और उसे गुस्सा आता है और वो दराज को उठाकर पटक देती है और तभी उसकी नजर एक फोटो पर पड़ती है जो उसकी बेटी सारा की थी और सारा की बेटी की भी। ये देखकर रिचल काफी सोचने लगती है अपनी कहानी और उनकी जिंदगी को लेकर और इसके दूसरे दिन वो फिर स्टीफन से मिलती है। स्टीफन कहता है कि अगर मैं ठीक होता तो मैं वापस जाकर सब कुछ बदल देता, लेकिन मैं एक चीज नहीं बदल सकता। इसी दौरान वो सारा की तरफ देखता है और रिचल कहती है कि सारा को कभी भी पता नहीं चलेगा। वो एक बार फिर से वोगल को मारने के मिशन पर निकल पड़ती है और वो स्टीफन से कहती है कि मैं ये काम सिर्फ अपनी बेटी के लिए कर रही हूँ। इसके बाद वो सारा को हाथ दिखाकर यूक्रेन चली जाती है। वहाँ पर ये एक आदमी से पूछती है कि यूक्रेन इवनिंग न्यूज का ऑफिस कहाँ है। ये कहता है कि वो फर्स्ट फ्लोर पर है क्योंकि यूरी जर्नलिस्ट इसी न्यूज चैनल के ऊपर काम करता था और यहीं से वोगल के बारे में पता चलना था। रिचल इसका इंतजार कर रही होती है कि तभी वो इसके सामने से गुजरता है और रिचल अखबार में इसकी फोटो देखकर इसे पहचान लेती है मगर इससे कोई बात नहीं करती। और जब रात होती है तो रिचल किसी न किसी तरीके से यूरी के ऑफिस में घुस जाती है और वहाँ पड़े कागजात को चेक करने लगती है। इसी दौरान उसके हाथ में एक ऐसा डॉक्यूमेंट लगता है जिसमें डॉक्टर वोगल की पुरानी तस्वीर और कुछ और तफसील भी होती है और साथ में एक अखबार का पीस भी मिलता है जिसमें रिचल की फोटो थी। इससे रिचल को ये अंदाजा हो जाता है कि यूरी इस केस के बारे में काफी मालूमात इकट्ठी कर रहा था और इसमें रिचल को ये भी पता चलता है कि वोगल किस हॉस्पिटल में है। फिर ये स्टीफन से फोन पर बात करती है और स्टीफन इससे बताता है कि ये हॉस्पिटल यहाँ से 250 किलोमीटर दूर है। वहाँ पर डॉक्टर वोगल मिस्टर शिवचुक के नाम से रह रहा था। रिचल तकरीबन 250 किलोमीटर का फासला तय करके उस हॉस्पिटल में पहुंच जाती है और कहती है कि मुझे मिस्टर शिवचुक से मिलना है। इसी दौरान वो आदमी पूछता है कि क्या तुम किसी न्यूज चैनल से ताल्लुक रखती हो। रिचल उसे झूठ बोल देती है और कहती है कि नहीं, मैं उसकी भांजी हूँ और मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ। फिर वो आदमी रिचल को टाइम बताता है कि आपने किस टाइम पर उससे मिलना है। रिचल इंतजार कर रही होती है कि तभी ऊपर से यूरी भी आ जाता है और वो इस आदमी से मिस्टर शिवचुक के रूम नंबर के बारे में पूछता है। वो आदमी यूरी को रूम नंबर बता रहा होता है और रिचल ये बात सुन लेती है। इससे पहले कि यूरी उसका इंटरव्यू लेने के लिए जाता, रिचल उससे पहले वहाँ पर पहुँच जाती है और वो एक वॉशरूम में जहर का इंजेक्शन भर लेती है। इसी दौरान यूरी भी आगे बढ़ रहा होता है। रिचल इसके रूम का दरवाजा खोलती है और अंदर जाती है और इसका इरादा ये था कि जहर से भरा इंजेक्शन वो वोगल की ड्रिप में इंजेक्ट करेगी। जैसे जैसे ये आगे बढ़ रही थी तो इसने उसका चेहरा देख लिया था और इसे पता चल जाता है कि ये डॉक्टर वोगल नहीं है। दरअसल ये बूढ़ा आदमी एक पागल होता है जिसने वोगल के बारे में सुन रखा था, मगर इस केस की हकीकत भी इसी हॉस्पिटल के अंदर ही छिपी थी। रिचल ये बात स्टीफन को बताती है कि ये बूढ़ा आदमी वोगल नहीं है और कहती है कि तुम डेविड के बारे में गलत थे। उसने खुदकुशी इसलिए नहीं की कि हकीकत दुनिया के सामने आ जाएगी, बल्कि उसने खुदकुशी इस वजह से की है कि क्योंकि मैंने उसको सच बोलने की इजाजत नहीं दी थी। इसके बाद रिचल हॉस्पिटल से निकल रही होती है कि अचानक इसको एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। रिचल इसका पीछा करने लगती है और काफी देर तक इसको आसपास ढूंढती रहती है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी इसको नहीं मिलता। इसी दौरान ये दरवाजा खोलकर अंदर जाती है और अचानक से वो बूढ़ा आदमी इसके पीछे से आ जाता है और अब की बार ये बूढ़ा आदमी कोई और नहीं था बल्कि डॉक्टर डीटर वोगल ही था। वोगल रिचल से कहता है कि तुम्हें मिस्टर शिवचुक ने मेरे बारे में बताया है, मुझे उसको नहीं बताना चाहिए था, लेकिन अब की बार मैं उससे कुछ भी नहीं बताऊंगा। और वो एक कैंची रिचल के बाजू में घोंप देता है जिसकी वजह से रिचल काफी जख्मी हो जाती है और रिचल एक शीशे का टुकड़ा इसकी टांग पर मारती है और ये नीचे गिर जाता है और एक बार फिर से ये रिचल को कैंची मारता है। रिचल काफी ज्यादा जख्मी हो जाती है और ये वहाँ से निकल जाता है, लेकिन थोड़ा सा आगे जाने के बाद वोगल भी नीचे गिर पड़ता है। दरअसल रिचल ने वो जहर का भरा इंजेक्शन इसकी पीठ पर लगा दिया था जिसकी वजह से वोगल की मौत हो जाती है। इसके बाद यूरी उस बूढ़े आदमी के पास आता है और इसको कुछ भी काम का नहीं मिलता, लेकिन जैसे ही वो वहाँ से जा रहा होता है तो उसे एक लेटर मिलता है जो रिचल ने लिखा था। इसमें लिखा था
कि मेरा नाम रीचल सिंगर है। अभी जो आप पढ़ने वाले हैं प्लीज इसे जरूर पब्लिश करना। साल 1965 में मोसाद के एक मिशन में मैं शामिल थी जो डॉक्टर वोगल को पकड़ने का था। हमने हमेशा यही दावा किया कि वोगल भागते हुए मारा गया था, लेकिन वो एक झूठ था जिस झूठ के साथ मुझे 30 साल गुजारने पड़े। लेकिन अब ये हकीकत मैं दुनिया को बताना चाहती हूँ। मगर इससे पहले कि यूरी इस खबर को पब्लिश करता, रीचल ने वोगल को मार दिया था। यानी अगर वो खबर पब्लिश हो भी जाती तो रीचल ने वो मिशन पूरा कर दिया था जिसके लिए उसको 30 साल पहले भेजा गया था, और उसकी बेटी का मान भी ना टूटता। इसके बाद हम देखते हैं कि रीचल जख्मी हालत में चल रही होती है और तभी स्टोरी खत्म हो जाती है। इसके बाद हमें कुछ भी नहीं दिखाया जाता, लेकिन इसका अंजाम यही सामने आता है कि उसने वो काम किया जिससे उसकी बेटी का गर्व भी बरकरार रहेगा और दुनिया की नजरों में भी उनकी इज्जत कम नहीं होगी, क्योंकि जिस काम के लिए उन्होंने झूठ बोला था वो सच में बदल गया है। इस फिल्म ने हमें ये सिखाया है कि सच कभी भी छिप नहीं सकता, चाहे सालों बीत जाएं। ज़मीर एक दिन सच बोलने पर मजबूर कर ही देता है। झूठ वक्ती सुकून दे सकता है, लेकिन अंदर का बोझ जिंदगी भर नहीं जाने देता। कभी कभी सच बोलने की कीमत बहुत बड़ी होती है, मगर आखिर में वही हमें आजाद करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इस तरह की और वीडियोस भी हम आपके लिए लाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।